सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। नाडिप कंपोस्ट बनाने की विधि और उपयोगिता। प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की बुआई कर दी थी, तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे उनको अधिक उत्पादन मिले, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। और जो है हम चने की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो है चने की फसल मुख्यतः जो है किसान भाई लगभग जो है 10 नवंबर के पूर्व में अगर बुआई किए हैं तो उनकी चने की फसल जो है 20 दिनों की और 25 दिनों की लगभग हो रखी है। तो इस अवस्था में जो है चने में अधिक शाखा बनने के लिए है जो ऊपर की भाजी तोड़ना, जिसको ऊपर के हमारे क्षेत्र में जो भाजी खुटान करते हैं, मतलब जो उसकी शीर्ष कलिका होती है उसको तोड़ देते हैं, जिससे शाखाएं अधिक बनती है। शाखाएं ज़्यादा बनने के कारण जो फलियां भी बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। चने की फसल में सिंचित दशा में बुआई से पहले एक बार पानी दे, इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित होते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय देना चाहिए। अगेती वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार करें। अनावश्यक पानी देने से फसल का विकास और पैदावार कम हो जाती है, इसलिए फसल की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। और दूसरी जो है हम अभी बताना चाहेंगे कि इसमें जो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चूँकि इसमें क्रांतिक अवस्था 40 दिनों तक होती है, अगर आप समय पर जो है इसमें खरपतवार का निराकरण जो है निदाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादकता 40 से 45% तक घट सकती है। और इसमें मुख्य रूप से अभी जो है 20 से 25 दिनों में आपकी चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार जैसे बथुआ हुआ, अकरी हुई, चौलाई हुई और वन ब्याजी हुआ, ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो उसे जो है हाथ से निकाल दें और जो है खेत को जो है निश्चित रूप से खरपतवार मुक्त रखें। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़ कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती है, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखे तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करे। जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक चने की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए। और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर तुरंत नष्ट करें। अब जो मुख्यतः कीट अभी हमारे चने की फसलों में देखने को मिल रहा है, किसानों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसे फलीवेदक कीट जो है अभी से लग चुके हैं। और या फलीवेदक की जो इल्लिया होती है आप उसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हरे रंग के या भूरे रंग के होते हैं, उस पर लंबी लेटरल लाइन होती है, यह इसकी पहचान होती है। और शुरुआती दौर में अगर यह कीट मतलब इल्लिया जो है वो पत्तियों को खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है पौधे की बढ़वार कम हो जाती है। अगर वो फली की अवस्था में अगर लगता है तो उसका आधा इल्ली का आधा शरीर जो है फली के अंदर होता है, वो खुरच कर खाते रहते हैं, जिससे जो है दाने की गुणवत्ता भी कमज़ोर हो जाती है, दाना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और जिससे क्वालिटी घट जाती है, उत्पादकता निश्चित रूप से घटेगी ही। किसान भाइयों, देखा आपने यह चने की इल्ली फसल को कितना अधिक नुकसान पहुँचाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देना होगा और समेकित कीट नियंत्रण को अपनाना होगा, तभी आपको चने की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा।
तो इन अवस्थाओं में जो है चने की फसल में किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप संभव हो तो जो धनिया होती है उसकी आप खेत के चारों तरफ अगर बुआई करते हैं तो वह रिपेलेंट की तरह कार्य करेगा, कीट को जो है उससे दूर रखेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास गेंदे के पौधे उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से जो है खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल लगा दे, ये भी ट्रैप क्रॉप की तरह कार्य करेगा और हमें जो है कीट जो है दूर रखेगा। उसके अलावा जो है आप ग्रीष्मकालीन जो है निश्चित रूप से गहरी जुताई करें जिससे जो है इसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है खेतों की जो मेड़ होती है उस पर खरपतवार अगर लगे हुए होंगे तो उसको निश्चित रूप से आप निकाल दें, साफ सफाई कर दें। और जो है उसमें जो है पक्षी मचान जिसको बोला जाता है, वर्ड पर्चर, जिसके ऊपर पक्षियाँ बैठती हैं, तो प्रति एकड़ लगभग जो है टी आकार के डंडे जो है 20 से 25 अगर गाड़ देते हैं तो जो पक्षी होंगे वह इनके इल्लियों को जो है खाते रहेंगे, जिससे इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है नीम का तेल जो है जैविक खेती के अंतर्गत जो है 1 लीटर जो है 200 से 300 लीटर पानी में आप घोलकर प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होती है इनकी मात्रा जो है 5 से 6 लीटर जो है 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप रासायनिक कीटनाशक के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोरपायरेफोस 20 सीसी की दवा जो होती 400 या 500 लीटर पानी में जो है आप 200 से 300 ml मात्रा को लेकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्लोरपायरेफोस के साथ साइपरमेथ्रिन दवा आती है जो 50+5 सक्रिय तत्व के रूप में होती है, तो इसकी मात्रा लगभग 200 से 250 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ में आप निश्चित रूप से छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंडॉक्स कार्ब जो होती है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। क्विनाल फोर्स जो होती है इनकी भी आप मात्रा जो है 300 से 400 जो है 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से फलीवेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई निम्न जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से चने की फसल में आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इफ्को को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कंपोस्ट बनाने का एक विकसित तरीका है नाडेप विधि, जिसे महाराष्ट्र के कृषक नारायण राव पांडरी पांडे ने विकसित किया है। इससे निर्मित खाद में फसलों के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे काफी आसानी से किसान अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6x7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टाँके के बनाने में लगेंगी। तो टाँके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टाँका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टाँका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टाँके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं वो हमें 1.5 केजी की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टाँके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाँके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए तब दूसरी भराई करके टाँके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नारेप टाँके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टाँके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडेप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
गरियाबंद में बिद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इफको को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में साफ से घने बादल छाए रहने, वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने तथा हवा लगभग 4 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पूर्व उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए सब्जियों में निराई गुड़ाई करें व आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देरी से बोई गई सरसों की फसल में इस समय रस चूसक चितकबरे कीट की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास या डाइमिथेट 80 मिलीलीटर दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल जो कि 35 से 40 दिन की अवस्था में है, उसमें पहली सिंचाई करें व उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा दें। जौ की बुआई के लिए उचित तापमान व समय है, अतः उन्नतशील किस्मों जैसे DWRV 52, DWRV 92, DWRV 73, DWRV 64, नरेंद्र जौ 1, नरेंद्र जौ 2 व नरेंद्र जौ 3 आदि का चयन कर बीज उपचार कर बुआई करें। गेहूं की बुआई के लिए संभावित मौसम अनुकूल है, अतः गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे पूसा तेजस, पूसा उजाला, MP 3382, MP 1203 व RVW 4106 आदि का चयन कर बीज उपचार करके बुआई करें व संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाने पर उसमें सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है, अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नींबू, संतरा और मौसमी में कैंकर रोग लगने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए 1% बोर्डो मिक्सर या बिलिटॉक्स 50 दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें।
संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुनोई, जिला शिवपुरी के किसान विकास सैनी ने। आप मूली की उन्नत तकनीक से खेती करने पर जानकारी चाहते हैं तो विकास सैनी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे मूली की खेती की। रबी के सीजन में सब्जियों में मूली का अपना ही महत्व है। मूली खासतौर से सलाद के रूप में उपयोग की जाती है। मूली का अचार भी बनाया जाता है, कई जगह सब्जियों में के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जड़ वाली सब्जी है, तो इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। खासतौर से जहाँ पानी इकट्ठा न होता हो वहाँ पर आप इसकी गहरी जुताई करके और 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवा के आप इसको समतल भूमि बना लें और उसके बाद इसकी बुआई आप कर सकते हैं। किसान भाई इस चीज़ को ध्यान दें कि चूँकि जड़ वाली ये फसल है तो इसमें जितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें हम खाद डालेंगे, ज़मीन जितनी भुरभुरी होगी उतनी बढ़िया हमारी फसल होगी। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। इसकी अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें भी 2 तरह की वैरायटी होती हैं, एक एशियाटिक और एक टेम्परेट। तो वातावरण के हिसाब से जैसा आपका तापमान है उसके हिसाब से आप वैरायटी का चयन करें। खास तौर से एशियाटिक वैरायटी में जैसे पूसा चेतकी है, पंजाब सफ़ेद है। इसके अलावा जो तीखे में है वो अपनी जापानी वाइट है और पूसा हिमानी है। तो जो उपभोग करने वाला है, उपयोग करता है, उसकी पसंद के हिसाब से और जो मार्केट में डिमांड है और जैसा आपका तापमान है उसके हिसाब से आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसमें 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, इतने में ये हो जाता है। बोने के पहले बीजोपचार बहुत आवश्यक है, खासतौर से फफूंदनाशक से, और यदि आवश्यक हो तो इंसेक्टिसाइड से भी आप इसका बीजोपचार करके ही बोएं। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है
और मूली मुलायम भी रहती है। बुवाई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर 3 किलोग्राम पेंडामिथिलिन 1000 लीटर पानी में घोल के पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये प्री इमरजेंस है, ये शुरुआत में ही डाला जाता है, तो इससे जो घास कुल के खरपतवार हैं वो उग नहीं पाते और ये हमें 20 से 25 दिन की बढ़त हमारी फसल को मिल जाता है। तो किसान भाई अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।